हेलो दोस्तों, मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉप ए डू पे। और आज हम लोग देखेंगे 15 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस या इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे IACD कब मनाया जाता है हर साल? तो इस आपके सामने ऑप्शन है 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसका शुरुआत 31 अक्टूबर 2003 को जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक समझौता पारित किया गया था, भ्रष्टाचार निरोधी समझौता। तो इसी दिन डिक्लेयर किया गया था कि 9 दिसंबर को हर साल एंटी करप्शन डे मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु देसाई किस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे? तो होंगे नहीं, बन गए हैं। और आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश। तो इन चार राज्यों में इलेक्शन तो हुआ ही है, साथ में पांचवा राज्य भी है जहां पे इलेक्शन हुआ है। तो इन चार राज्यों के अलावा तेलंगाना में भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और यहाँ के नए मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। तो इनमें से ऑप्शन बताना है आपको, विष्णु देवसाय किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगर इन पांच राज्यों के रिजल्ट के बारे में अगर देखा जाए तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए बने हैं मोहन यादव, ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके पहले यहाँ पे KCR यानी के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये सेकेंड चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के गठन के बाद। सबसे पहले मुख्यमंत्री KCR हैं, के चंद्रशेखर राव। और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, तो श्री विष्णु देवसाय, और ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी भूपेश बघेल की। और मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है श्री पू लालडू होमा, और ये मिजो पीपल्स मूवमेंट के ये लीडर हैं। और मिजो पीपल्स मूवमेंट के यहाँ पे सरकार बनी है। ठीक है, तो ये पांच राज्यों के आपके CM हैं जो करंट में CM बनाए गए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यानी पांच राज्यों में से तीन बीजेपी की, एक कांग्रेस की और एक लोकल लेवल पे सरकार बनी है। अगर बात करें इसके बारे में तो विष्णु देवसाय के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कुनकुरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं ये विष्णु देवसाय। किस विधानसभा से जीत के आते हैं? तो कुनकुरी विधानसभा। और कुनकुरी विधानसभा में विष्णु देवसाय आदिवासी समाज से आते हैं। ये 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है, यानी 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने है। और ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, चीन और रूस और फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन अगर बता दें तो चीन है। तो चीन के द्वारा अभी हाल ही में 4th जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। USA की अगर बात करें तो USA के जो प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन हैं। और चीन की बात करें तो चीन की जो राजधानी होती है वो बीजिंग है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और यहाँ पे मैंडरीन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मैंडरीन दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को होती है, मॉस्को। और करेंसी रूबल होती है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या होती है? पेरिस होती है। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन है। चीन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी हाल ही बना है उसका नाम क्या है? सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी सिदाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कॉमर्शियल पर्पज से है, सैन्य अभियान के लिए नहीं है। और ये 4th जनरेशन की परमाणु रिएक्टर बनाया गया है। ये रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन उत्सर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ाती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। अगला क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी पहल का प्राथमिक फोकस क्या है, यानी ये किससे रिलेटेड है? तो आपके सामने ऑप्शन है कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, यानी SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
वोमेंस को सशक्त बनाना या महिलाओं के लिए शैक्षिक साक्षरवृत्ति प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड यानी सी, महिला स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वोमेंस के लिए ये नमो ड्रोन दीदी शुरू की गई है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखी जाए तो नमो ड्रोन दीदी जो है ये पहल किस लिए शुरू किया गया है? महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए। और लगभग कितनी महिलाएं इससे बेनिफिट होंगी? तो ये 15,000 महिलाएं इससे बेनिफिट मिलेगा इनको। और ये ड्रोन जो है वो ड्रोन किस क्षेत्र में के लिए दिया जा रहा है? कृषि ड्रोन है यानी एग्रीकल्चर ड्रोन है, और महिलाओं को कृषि क्रांति लाने के लिए ये दिया जा रहा है। तो नमो ड्रोन दीदी एग्रीकल्चर ड्रोन है, और जो SHG वोमेंस के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वोमेंस के लिए ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है कबीर बेदी, ऋषि कपूर जी और प्रियंका चोपड़ा और शबाना आजमी। तो इसका सही आंसर है कबीर बेदी जी को ये ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, इटली का सर्वोच्च सम्मान है, दिया जा रहा है। कबीर बेदी को ऑर्डर ऑफ मेरिट याद रखिएगा। इटली की अगर बात करें तो इटली की राजधानी क्या होती है? इटली की राजधानी रोम होती है। और इटली की जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी इनका नाम है, याद रखिएगा। और फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनका हेडक्वार्टर हमेशा रोम में ही मिलेगा आपको। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनका दोनों का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? रोम होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहयोग किया है? तो लंदन बिजनेस स्कूल। अगला क्वेश्चन है, ईबू ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में देखा गया है कि यह किस देश में स्थित है? तो ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो अभी हाल ही में चर्चा में था? तो इसके आपके सामने ऑप्शन है ईरान, मालदीव, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं, यानी और ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जो होती है वो जकार्ता होती है, और इंडोनेशिया की करेंसी जो होती है वो रुपया होती है। और इंडोनेशिया के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जोको विडोडो किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये इंडोनेशिया के हैं। मालदीव की बात करें तो मालदीव में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, और उसमें जो मालदीव के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मोहम्मद मोइजू। ये एक तरह से माना जा रहा है कि ये प्रो चाइनीज़ हैं, यानी चाइना के फेवर में काम करते हैं, और इंडिया के एंटी इंडियन हैं, यानी इंडिया के अगेंस्ट में रहते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान होती है, और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम है अल मखनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितनी GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है? वैसे तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा हर देश की या भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया जाता है। उनमें से क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भी अनुमान लगाई है, जो अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है। तो इसका आपके सामने ऑप्शन है 6.5%, 7%, 7.5%, 8%। तो इसका सही आंसर है कि 7%। यानी इसके पहले जो RBI ने अनुमान लगाया था, इसके पहले वो 6.5% हुआ करता था, लेकिन अब अनुमान को बदल कर इसको 7% कर दिया गया है, यानी 6.5% से अब बढ़ाकर 7% कर दिया गया है भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए। और इस समय जो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रिपोर्ट आई है उसमें रेपो रेट कितना निर्धारित की गई है पॉलिसी रेट के अंतर्गत? तो रेपो रेट इस समय 6.5% है। अगर हम बात करें बैंक रेट और MSF की, तो 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है बैंक रेट और MSF, तो 6.75 बैंक रेट भी है और MSF भी है। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। रिजर्व की बात करें तो CRR और SLR, तो CRR 4.5% है, 4.5% रखा गया है, और SLR की बात करें तो SLR 18% है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी से रिलेटेड कुछ टिप्पणी है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अभी है मीटिंग हुई है
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसके हेड जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं, और इस समय गवर्नर जो 25वें गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांत दास। और इसकी जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान भी जारी किया गया है 2024 का, और इसके अनुसार 6.5% से बढ़ाकर 7%, यानी इसके पहले अनुमान जो हुआ करता था वो 6.5% था, अब इसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो एक चीज़ बता दें कि क्यूएस और THE यानी टाइम्स हायर एजुकेशन, ये दोनों ही हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करते हैं अलग अलग फैक्टर और क्राइटेरिया के आधार पर। इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थिरता रैंकिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी रैंकिंग के तौर पर क्यूएस के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है कानपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो भारत में जो भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? दिल्ली विश्वविद्यालय है। अगर क्यूएस की अगर बात करें तो इसको पूरे तौर पर नाम से अगर देखा जाए तो क्विक्स क्वेरेली साइमंड्स, ये यूके का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे करता है यूनिवर्सिटीज़ के हायर एजुकेशन के लिए। इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल देखा जाए तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो सस्टेनेबिलिटी 2024 स्थिरता रैंकिंग, अभी हमने बात किया था कि सस्टेनेबिलिटी 2024 के थीम के आधार पर ये सर्वे किया गया है। तो क्यूएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सॉटर, तो इसके वरिष्ठ जो उपाध्यक्ष हैं नाम है बेन सॉटर, ने जानकारी दी है कि स्थिरता के मामले में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर काबिज है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल मिलाकर टोरंटो विश्वविद्यालय शीर्ष पर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो नंबर 1 कौन है? टोरंटो विश्वविद्यालय है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले सीबी और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो ये दोनों ही दूसरे स्थान पर है और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर हैं। और एक चीज़ और बता दें कि भारत की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 200 में नहीं है। तो अगर डीयू इंडियन यूनिवर्सिटी में अगर पहले नंबर पे है तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चौथे पायदान पे है, तो 220वें स्थान पे है। इसके बाद भारत का बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, आईआईटी बॉम्बे है, ये 303वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास 344वें स्थान पर, और आईआईटी खड़गपुर 349वें, रुड़की 387वें, आईआईटी दिल्ली 426वें स्थान पर है। तो ये क्यूएस के द्वारा अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है सस्टेनेबिलिटी 2024 के नाम से, और ये हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे ये रैंकिंग और सर्वे करने का काम करता है क्यूएस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक से संबंधित अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें पूछा जा रहा है कि भारत चौथे पायदान पर रखा गया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक के मामले में। तो आपके सामने ऑप्शन है 7वें, 8वें, 6वें और 9वें। तो इसका सही आंसर 7वें स्थान पर अभी हाल ही में जो 2023 में जारी किया गया है इंडेक्स, उसमें ये इसके पहले जो रैंक थी वो 8वें पे था, यानी एक पायदान ऊपर उठा है इंडिया की रैंकिंग जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, जो अभी हाल ही में दुबई में आयोजित हुआ है COP28 के तहत, उसमें ये डिसीजन लिया गया है दुबई। और अगला जो होगा 2024 में वो होगा बाकू अजरबैजान में अगला COP29 होगी, COP29 होगा, ठीक है, अजरबैजान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2023 में कौन सा देश दुनिया के अग्रणी अफीम स्रोत के रूप में अफगानिस्तान से आगे निकल गया है? यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता था वो अफ़गानिस्तान में होता था। अफीम और अफ़गानिस्तान मिलता जुलता नाम है, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट चेंज होने या कहें तो वहाँ का माहौल चेंज होने के आधार पर अफीम की प्रोडक्शन कम हो गई है। अब उससे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? आपके सामने ऑप्शन है लाओस, म्यांमार, कोलंबिया और मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। तो यानी म्यांमार आगे निकल चुका है अफीम के उत्पादन में अफगानिस्तान से। और म्यांमार की जो राजधानी होती है वो नई पैदा होती है, याद रखिएगा, नई पैदा। पहले ये यंगून हुआ करता था, अब नई राजधानी है नई पैदा। और म्यांमार की जो करेंसी होती है वो क्यात होती है, ठीक है। लाओस की जो राजधानी होती है वियंतियाने होती है, वियंतियाने। यहाँ की जो करेंसी होती है वो कीप होती है। कोलंबिया की बात करें तो बोगोटा राजधानी है, बोगोटा इज़ द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, और पेसो यहाँ की करेंसी होती है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी ही होती है, और मैक्सिको की
करेंसी क्या होती है, मैक्सिकन पेसो होती है। तो दोनों की करेंसी पेसो होती है। और मैक्सिको को बर्थ प्लेस माना जाता है। बर्थ प्लेस माना जाता है किस चीज़ का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत माना जाता है कि मैक्सिको से ही हुआ था 1940 और 1970 के दशक के दौरान। ठीक है। तो म्यांमार ने 2023 में दुनिया के अग्रणी अफीम स्रोत के रूप में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, जो म्यांमार के गृह युद्ध के दौरान खेती के विस्तार और अफगानिस्तान में अफीम की खेती में गिरावट के कारण एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र सेट 2 सैटेलाइट किन देशों के ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। तो ये एक सैटेलाइट है मिस्र सेट 2, और ये 2 देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है संयुक्त रूप से। तो आपके सामने ऑप्शन है चीन और मिस्र, रूस और ब्राज़ील, अमेरिका और भारत, और जापान और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है चीन और मिस्र के द्वारा मिलकर ये मिस्र सेट लॉन्च किया गया है। आप नाम से ही पता चल रहा हो कि मिस्र से रिलेटेड है। तो चीन के बारे में तो बता चुका हूँ अभी हाल ही में। मिस्र की अगर बात करें तो यहाँ इजिप्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, और कायरो यहाँ की राजधानी होती है। रूस तो अभी बता दिया। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ीलिया कैपिटल होती है, और रियल यहाँ की करेंसी होती है। और साला डी साल्वा यहाँ ये प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। अमेरिका के बारे में बता दिए, बाहर जानते ही हैं। जापान की बात करें तो जापान के राजधानी टोक्यो होती है, और करेंसी क्या होती है, येन होती है जापान की करेंसी। और यहाँ की जो फोमियो किसीदा यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किसीदा जापान के। और निप्पॉन गिंको यहाँ की केंद्रीय बैंक का नाम है। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल होती है वो सियोल होती है, सियोल। और करेंसी जो होती है वो वॉन होती है, दक्षिण कोरियन वॉन। ठीक है। अगला इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल देखा जाए, चीन और मिस्र ने मिस्र सैट 2 सैटेलाइट को विकसित करने और संयुक्त रूप से सहयोग किया है। और सजेदा महत्वपूर्ण उपग्रह को लॉन्ग मार्च टू सी व्हीकल रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो व्हीकल रॉकेट होते हैं, तो लॉन्च मार्च 2C से लॉन्च किया गया है। और ये उत्तर पश्चिमी चीन के जिवक्वान सैटेलाइट से लॉन्च सेंटर से किया गया है इसको लॉन्च। 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार, जिसे ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहते हैं, तो पावर ऑफ वन को ही ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटेरस, ब्रूटोस गाली और बान की मून। ये सब ये यूएन के महासचिव हैं और रह चुके हैं। एंटोनियो गुटेरस तो अभी हाल ही में है, प्रेजेंट में है। कोफी अन्नान भी रह चुके हैं। बान की मून की बात करें तो ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बान की मून भी क्या रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी समारोह में एक अधिक परिपूर्ण, शांतिपूर्ण, सुरक्षित दुनिया को आकार देने में निस्वार्थ भावना के लिए प्रतिष्ठित 2023 का दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार मिला है। और ये किस संगठन के द्वारा दी जाती है, फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, तो दिवाली फाउंडेशन यूएस के द्वारा ये दी जाती है। किस कंपनी के द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है, जो एक सामान्य कंप्यूटर में डिजिटल बिट्स के बराबर होती है। तो क्वांटम कंप्यूटर को क्यूबिट भी कहते हैं। यहाँ जो इसकी डिजिटल बिट होती है, जैसे बाइनरी डिजिट होती है, तो उसको क्यूबिट कहते हैं अगर ये क्वांटम कंप्यूटर है। तो 1000 से अधिक क्यूबिट का कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया है, जो सामान्य कंप्यूटर से डिजिटल बिट्स के बराबर होता है। एक डिजिटल बिट्स के बराबर है 1000 से अधिक क्यूबिट। तो ये किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एक्सेंचर और इन्फोसिस। तो इसका सही आंसर है IBM के द्वारा। तो इसके बारे में देख लिया जाए तो IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। ये है क्वांटम कंप्यूटर जो IBM के द्वारा बनाया गया है, जो एक सामान्य कंप्यूटर से में डिजिटल बिट्स के बराबर है। IBM 4 साल से क्वांटम कंप्यूटिंग रोड मैप प्लान कर रहा है। हर साल कंप्यूटिंग की संख्या लगभग दोगुनी होती जा रही है, क्यूबिट कंप्यूटिंग की। और 4 दिसंबर को चिप का अनावरण किया गया है, जिसका नाम कोंडोर रखा गया है। तो इसका जो चिप है वो कोंडोर नाम रखा गया है इस क्वांटम कंप्यूटर का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी नई रिपोर्ट के मुताबिक देश के किस शहर राज्य में पिछले साल सबसे ज़्यादा एसिड हमले हुए हैं, जिससे महिलाएं शिकार हुई हैं एसिड हमलों से। तो ये NCRB के द्वारा अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु सबसे ज़्यादा एसिड हमलों वाला शहर है, इसके बाद दिल्ली है। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे 2 वेबसाइट्स हैं,
www.topedu.in, इस ये कंटेंट से रिलेटेड है। और www लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।